एक वक्त ऐसा भी था जब शेयर मार्केट को सट्टेबाजी कहा जाता था। धीरे धीरे दौर बदला। फिर शेयर बाजार एक ब्लू कॉलर काम माना जाने लगा। अब आज की तारीख में लॉटरी को लेकर, ऑनलाइन बैटिंग, ऑनलाइन गेम्स को लेकर, बैटिंग एप्स को लेकर भी कई सारी धारणाएं हैं। हालांकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, कानून बनाया गया था। लेकिन अभी इसी बीच एक बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया है। आज की इस धन की बात की वीडियो में हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि सट्टेबाजी की कमाई क्या वैध है या अवैध है, सरकार की तरफ से क्या कानून है इसको लेकर, और साथ ही साथ अभी अदालत में इस मामले को लेकर क्या चल रहा है, और इनकम टैक्स में इसका क्या प्रावधान है। बहुत सारे इस टॉपिक को में हम विषयों को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट का लोगों के लिए पूरा टॉपिक है, इसलिए आज हमने अपने धन की बात कार्यक्रम में इसको चुना है। हमारे साथ इनकम टैक्स एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर जुड़ चुके हैं। सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शिशिर जी हमारे साथ एनबीटी ऑनलाइन, हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिजनेस एडिटर भी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, शुरुआत करते हैं कि ये जो टॉपिक हमने लिया है ये इससे उठाया है कि अभी हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी टिप्पणी आई है। ये क्या है मामला, इसके बाद फिर हम जरा समझने की कोशिश करेंगे सर से कि सट्टेबाजी क्या होता है, आज की तारीख में क्या स्टेटस इसका है। अभी पिछले दिनों ही दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक बेंच ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया इस पर। इन्होंने अपने फैसले में कहा है कि क्रिकेट सट्टेबाजी से होने वाला मुनाफा मनी लॉन्ड्रिंग कानून जो पीएमएलए है उसके तहत अपराध की कमाई मानी। क्रिकेट सट्टेबाजी मतलब क्रिकेट बुकीज जो जी, करते हैं। जी। अच्छा ठीक है, वो तो अवैध। हाँ क्रिकेट पे जो सट्टेबाजी हाँ लगाते हैं ठीक है। तो उससे जो भी आमदनी आएगी वो पीएमएलए, हाँ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। उसके तहत आएगा। हाँ दैट मीन्स कि अपराध की कमाई मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस पैसे या संपत्ति की शुरुआत ही अपराध से हुई हो तो वह तो दागी ही, वो पैसा ही दागी, पैसा कमाने वाली ही दागी, है ना। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिसकी शुरुआत ही अपराध से हुई हो तो वो आपको वैध नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा वो धंधा गैर कानूनी हो गया। तो जब गैर कानूनी हो गया कोई धंधा तो उससे कमाई क्या कानूनी है क्या, उसको हम इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं? इस बारे में हम जानना चाहते हैं अपने। मैं बिल्कुल कमलेश सर से सबसे पहले सवाल यही सर, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी किस तरह से परिभाषित है आज की तारीख में, और क्या सरकार के कानून, इनकम टैक्स, और अभी मौजूदा वक्त में कुछ कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, थोड़ा स्टेटस क्या है ये समझना चाहेंगे प्लीज सर। सर देखिए, इंडिया में सट्टेबाजी पहले से ही कभी भी वैलिड नहीं रहा है। जैसे आपने शुरुआत की है शेयर्स में, शेयर्स को रेगुलेट किया गया है। सेबी यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है, चीजें सब रेगुलेटेड है, इंटरडे ट्रांजैक्शंस होती है, एफआईओ होता है, सब रेगुलेटेड है, ये वैलिड है। इसके ऊपर लोग इनकम कमाते हैं और टैक्स देते हैं या लॉस करते हैं। अब रही बात इसके अलावा जो दूसरे सट्टेबाज हैं, जुआ खेलते हैं, गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जहाँ पे किस्मत पे आधारित चीजें हैं। सट्टा क्या है? आप किसी जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि गेम खेल रहे हैं जहाँ पे किस्मत से पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा, कोई रेसो नहीं, कोई उसका लॉजिक नहीं है। ऐसे केसेस में आपके लिए सट्टा बाजारी है। और ऐसे गेम इसमें पहले से भी बैन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता था। एक है गेम ऑफ स्किल, एक गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ चांस पहले से ही आपको बैन था, लेकिन गेम ऑफ स्किल वैलिड था। लोग इसके साथ बहुत सारे आपने देखा ऑनलाइन गेम्स एप्स हैं, वो चल ही रहे हैं। अच्छा, तो जब ये एक्ट आया 1 अक्टूबर 2025 से ये एक्ट अप्लीकेबल है इंडिया में। 1 अक्टूबर 2025 से क्या है सर इस एक्ट में, क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है जी प्लीज। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस एक्ट की वजह से जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है सबके सब कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अच्छा, जो इस गेम के अंदर क्या है, उन्होंने बोला है पहले क्या था, गेम ऑफ स्किल गेम ऑफ चांस में डिफरेंस था। गेम ऑफ स्किल पे आप टैक्स, गेम ऑफ स्किल अलाउ था, गेम ऑफ चांस में सट्टा बाजारी को वैलिडेट नहीं करते थे। हाँ, लेकिन अभी जो न्यू एक्ट आया है, उस एक्ट के हिसाब से हो क्या रहा है,
उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी गेम आप खेल रहे हो, चाहे गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, जहां पर रियल मनी इन्वॉल्व है, बट रियल मनी, अगर आप पैसे हारते या जीते, ऐसे गेम को बैन कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2025 से। अच्छा, तो वो चाहे गेम ऑफ स्किल हो या फिर जो दूसरा आपने गेम ऑफ चांस हो, दोनों में। नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला जहां पे रियल मनी इन्वॉल्व है। कई बार अगर आपको याद हो, बचपन में आप गेम खेलते थे, वीडियो गेम खेलते थे, उसमें टोकन मिलता था, वो टोकन मनी, उसको लिए नहीं बोल रहे। वहां पे आप जीतते हारते रहते, उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां पर रियल मनी इन्वॉल्व है, जैसे आजकल बहुत सारे गेम ऐसे थे जो पैसे देके खेलते हैं, रियल मनी, ऐसे गेम को बैन कर दिया गया है, चाहे उसमें स्किल इन्वॉल्व हो या ना इन्वॉल्व हो। जहां पे मनी है, रियल मनी इन्वॉल्व है, ऐसे सारे गेम को 1 अक्टूबर 2025 से बैन कर दिया था, जिसकी वजह से जो लोग ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे, ये सब के सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने चैलेंज किया इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा कोर्ट का, दैट वुड बी वैलिड। अभी आपने शुरुआत की कि सट्टा बाजारी का टैक्सेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी सर। देखिए सर, सट्टा बाजारी हो या नॉर्मल बिजनेस से इनकम हो, हर एक इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। हर एक इनकम पे, चाहे आपने वो जुआ खेल के कमाया है, चाहे रॉबरी की है, चाहे आपने कोर्स किया है, चाहे आपने कुछ भी किया है, आपने मतलब जो मैं पीएमएलए की तरफ चला गया, जो कि चाहे जैसे भी आपने किया है, गेम अगर खेला है, आपने लॉटरी का टिकट आपको मिला है, आपने केबीसी खेल के आ रहे हो, आप ना कोई ऑनलाइन, ये जो लॉ आया ऑनलाइन गेमिंग के लिए आया, ठीक है, अब आपने कुछ भी कर रहे हो, कोई स्किल दिखा रहे हो, जहां से आपको पैसा आ रहा है, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, बैंड है या नहीं है लॉ के अंदर, लेकिन अगर कुछ भी आप ऐसा करते हो, आप पैसे जीतते हो, और जैसे आप पैसे जीत रहे हो, इस पे टैक्स लगेगा। लेकिन सर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना कि भाई कोई चीज इलीगल है, अब उस इलीगल चीज पर आप टैक्स दे रहे हो और सरकार टैक्स ले रही है। सर देखिए, इनकम टैक्स अलग है, क्रिमिनल एक्ट अलग है। ओके, ये बात बहुत समझनी पड़ेगी। और अगर आपने कोई भी इनकम आपने पैदा किया, चाहे इलीगल से, एग्जाम्पल, एक आदमी ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया किसी गलत काम करने के लिए, या ऐसे बिजनेस को किया आपने जो बैन है, ऐसा कोई बिजनेस है, सपोज कोई इंडिया में वो बैन है, उसका भी बिजनेस अगर आप कर लेते हो, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, ये प्रूव हो जाता है आपने इनकम कमाई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे टैक्स वसूल करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है। और ये क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, सिविल, ये काम देखना दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, चाहे ईडी हो सकता है, चाहे सीबीआई हो सकता है, चाहे दूसरी अथॉरिटीज हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कोर्ट, ये सब अलग देखने का काम है, पुलिस का काम है, क्राइम ब्रांच का, ये सब अलग अलग अथॉरिटी का काम है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, इफ यू हैव द इनकम, चाहे वो लीगल सोर्स से हो, चाहे इलीगल सोर्स से हो, हर एक इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम पे टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि आपका सोर्स वैलिड हो गया है, ये ध्यान रखना। सर यहाँ एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि जहाँ चांस की बात हो, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, तो गेम ऑफ चांस, लॉटरी भी तो गेम ऑफ चांस ही है। लॉटरी में किस्मत से ही फैसले होते हैं, लेकिन अभी भी कई स्टेट लॉटरी चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वो स्टेट लॉटरीज वो चल रही हैं, कुछ स्टेट में बंद हो गई, लेकिन कुछ स्टेट में चल रही है। और लॉटरी में टिकट में जो कोई 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ जीतता है, उसमें टैक्स लगता है या नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। तो ये वैलिड है गेम ऑफ चांस? अब देखिए, मैंने जो आपको बताया गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ, एक्चुअली क्या है, दिस इज सब्जेक्ट मैटर का था, स्टेट सब्जेक्ट मैटर था, और इस स्टेट सब्जेक्ट मैटर पे ये स्टेट गवर्नमेंट का है काम, वो रेगुलराइज कर ले, लीगल बनाए या लीगल बनाए। आपने देखा इंडिया के मेजर स्टेट के अंदर लॉटरी टिकट नहीं चलता, अब नहीं, लॉटरी टिकट नहीं बेची जाती। हाँ, पहले बेची जाती थी, दिल्ली में भी बेची जाती थी, बिहार में भी बिकती थी, यूपी में भी बिकती थी। चांस है ये,
हाँ और ये मनी और गेम ऑफ चांस होने की वजह से ये सब के सब बैन है इंडिया में। कुछ स्टेट में ये स्टेट अलाउ करती है। अगर सरकार स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज को रेगुलाइज करता लॉ में वैलिड कर रखा है तो वो लीगल हो गया। तो वहां पे जिन जिन स्टेट में इस पे बैन नहीं है वहां पे वो लीगल है। अच्छा तो इसमें अब रही बात, ये अब सेंट्रल लेवल पे लॉ बन गया है, एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अब। जी। तो फिर क्या ये जो आज ही सुनवाई है, आपने जो चर्चा की सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज जो मिला है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को, तो उसमें जैसे उन लोगों का कहना है कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, सरकार का कहना है नहीं ये गड़बड़ है। तो इस पर आज है, उस पर तो चूंकि सब जुडिस है तो इस पर तो ना हम चर्चा करेंगे ना कुछ बताएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि ये ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में क्या प्रावधान किया गया था जो ये लोग कोर्ट पहुंच गए? सर वही बताया ना कि गेम ऑफ स्किल गेम ऑफ चांस। पहले क्या था, गेम ऑफ चांस पे बैन था, गेम ऑफ स्किल पे नहीं था। अब इस एक्ट में जो 2025 एक्ट गेमिंग न्यू गेमिंग एक्ट है ऑनलाइन का, इसके ऊपर बोला कि जो गेम ऑफ स्किल होने के बावजूद भी इसको बैन कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। अच्छा अच्छा। इसको बैन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब अगर गेम ऑफ स्किल होने के बावजूद भी अगर उसके अंदर रियल मनी इन्वॉल्व है तो वो बैन। वर्ड उन्होंने ये मतलब ये नहीं देख रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में ये रियल कि आप गेम ऑफ चांस है गेम ऑफ स्किल, वो कहते हैं हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, क्या रियल मनी इन्वॉल्व है, यस और नो। एक चीज और सर इसमें मैं जानना चाहूंगा, अगर हम कोई ऑनलाइन गेम किसी देश के प्लेटफॉर्म से खेलते हैं या कोई खेलता है और उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उससे जो अर्निंग अगर होती है तो वो किस दायरे में आएगा? क्योंकि उसकी कमाई भले ही वो डॉलर के जरिए जो भी आ रही हो, लेकिन जीतने के बाद आ रही है उसकी कमाई इंडिया में, तो उस पर क्या प्रावधान होगा सर? देनी होगी कमाई पर टैक्स देना होगा? देखो सर, मैंने पहले बताया कि आप इंडिया में बैठ के कहीं से भी कमाई कर रहे हो, इनकम इंडिया में टैक्स करने की जो कंडीशन है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्वायर्ड इन इंडिया। अगर कोई भी इनकम कहीं भी एक्यूड हुआ है, पैदा कहीं अगर इंडिया में पैदा हुआ, ये डायरेक्टली इंडिया में रिसीव होता है, उस सबके सब इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया के बाहर से गेम खेल रहे हैं, इंडिया में बैठ के इंडिया के बाहर के प्लेटफॉर्म पे गेम खेल रहे हैं और वहां से इनकम अराइज होती है, इंडिया में टैक्स जरूर लगेगा। अच्छा, एक चीज और, हाँ सर। जैसे आप रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट के केस में ऑल ओवर इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्स लगती है, और नॉट ओनली ऑल ओवर वर्ल्ड की इनकम। इफ यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं से भी मिलता है तो आपको सारी इनकम पे टैक्स सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के अंदर। जी नहीं, अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं कि केरल के एक व्यक्ति खाड़ी देश गए थे कमाने के लिए, वहाँ उसने लॉटरी का टिकट खरीदा और उसमें जो है करोड़ों रुपए इंडियन करेंसी में उनको मिले एक ही झटके में। तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे विदेश ही लाएंगे, देश लाएंगे तो क्या, वहाँ तो चूंकि कमाई पे अधिकतर अरब देशों में कमाई पर 0 टैक्स है, तो वो क्या भारत लाएंगे तो उस पर टैक्स देना होता है क्या? नहीं, देखिए अगर कोई इंडिया छोड़ के या इंडिया में से निकल के किसी फॉरेन कंट्री बाहरी कंट्री कहीं पे भी जाके कोई इनकम कमा रहा है तो वो इनकम रिसीव भी वही है, एक्वायराइज भी वहीं पे आउटसाइड इंडिया। अच्छा, और ऐसे केसेस में वो अगर रेजिडेंट इंडिया में नहीं है तो वो वहीं पे टैक्स देगा, इंडिया में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यदि वहाँ टैक्स नहीं लगता है, मान लिया जाए सऊदी अरब है या कोई ऐसा देश है जहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो वहाँ इनकम टैक्स उसका बच गया और वो सारा पैसा रेमिटांसेज के रूप में इंडिया भेज दिया, तो क्या भारत में लगेगा या भारत में भी माफ होगा? इस सिचुएशन में इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर वो नॉन रेजिडेंट है वहां पे,
ध्यान रखना, अगर वो इंडिया के अंदर नॉन रेजिडेंट है, अच्छा। यानी 182 दिन से ज्यादा बहुत कम रहा है इंडिया के अंदर, जो कंडीशन है नॉन रेजिडेंट की, हाँ। अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है, वो नॉन रेजिडेंट है, वो जाके खाड़ी देश में कोई टिकट जीतता है, कोई इनकम कमाता है जिसपे टैक्स पे किया हो या नहीं पे किया हो, अगर वो बाद में इंडिया के अंदर रेमिटेड करता है, रेमिटेंस के थ्रू अपना पैसा भेजता है इंडिया में, तो उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंडिया में ना तो रिसीव माना जाएगा, ना इंडिया में कमाई होगी, और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको देखना पड़ेगा, वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और सिचुएशन देखें, यदि कोई व्यक्ति घूमने गया दुबई या कोई भी ऐसे देश जहां टैक्स नहीं है, और इन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और लॉटरी का टिकट लेके भारत आ गया, भारत आया और उसको सूचना मिली कि उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, बम्पर लॉटरी 10 अरब या करोड़ जो भी होगा उसका मिला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस भारतीय को लॉटरी के टिकट का क्या कैसे मिलेगा, पैसा भारत में मिलेगा, वहां जाना होगा, टैक्स देना होगा, क्या करना होगा? शिशिर जी, मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले तो मेरी लॉटरी लगवा देना, अच्छा 10 अच्छा। करोड़ की, जी। ठीक है। मैं सर डिस्क्लेमर दे देता हूं यहां पर पहले अपने व्यूअर्स को, भाई सट्टेबाजी या लॉटरी से बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से रिस्क पर आधारित है। आप कुछ इसमें सर डिस्क्लेमर में जोड़ना चाहें वीडियो पे? नहीं नहीं, डिस्क्लेमर तो यही है कि भारत में जो इलीगल है उसको तो हम प्रमोट कर ही नहीं सकते, लेकिन हम तो सिचुएशन पे बात कर रहे हैं जी। कि यहाँ से घूमने गए, 5 दिन का टूर ट्रिप बनवा के ट्रेवल एजेंट से घूमने गए, खाड़ी देश मध्य पूर्व के देश में गए घूमने, और जैसे लोग बिहार से या मध्य, अभी अभी आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का एक व्यक्ति गया था पंजाब, पंजाब में घूमने गया था या काम धंधे के सिलसिले में गया था, और वहां उसने सब्जी बेचने वाला था और वहां लॉटरी का टिकट खरीद लिया, पंजाब पंजाब, स्टेट लॉटरी और से। दोस्त से खरीदी थी, दोस्त से पैसे लिए थे दोस्त से उधार। पैसे लेके उधार लेके लॉटरी का टिकट खरीदा था, उसको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो इसी तरह से कोई घूमने खाड़ी देश जाए, खाड़ी देश में वहां तो लॉटरी मिलती है, लॉटरी के टिकट बिकते हैं और महंगे टिकट बिकते हैं, और उनको लॉटरी लग जाए, तब तक वो देश वापस आ चुका है, उसको खबर मिली कि भैया आपको लॉटरी का, आपके लॉटरी के टिकट पर इनाम निकला है, तो ये वो लेने वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते? बस मैं किसी दिन जा सकते हैं तो क्या टैक्स कहाँ देंगे, यहाँ देंगे वहां देंगे? देखिए, ऐसा है, पहली बात है, जो आपका सवाल है कि वो 5-6 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन के लिए घूमने घूमने गए, गया वहां पे, था, हाँ। जब वहां पे, अभी तो अगर कोई हफ्ता 10 दिन घूमने के पर्पज, विजिट पर्पज से इंडिया से बाहर जा रहा है, वो तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। जी वो बिल्कुल। वो पैसा इंडिया में मिले या इंडिया के बाहर मिले, जी। तब भी टैक्सेशन इंडिया में होगी। अच्छा। आपने ध्यान रखना, दो कंडीशन, पहला तो देखो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कहाँ का है, वो तो में इंडिया या है। नहीं है। तो इंडिया में है तो रिसीव पैसा चाहे वो खाड़ी देश में मिले, जिस कंट्री में टिकट खरीदा वहां मिले, या इंडिया में मिले, दोनों केस में इंडिया में टैक्स जरूर लगे, क्योंकि तो इंडिया का रेजिडेंट है। हाँ, अगर वहां पे जैसे हमारे टीडीएस करता है, वहां पे विदहोल्डिंग टैक्स काट ली जाती है, टैक्स ले लिया जाता है, तो वो वहां के एक्ट के हिसाब से कट गया। बट जो वही सेम इनकम से, एग्जांपल, अगर 1 करोड़ रुपए किसी ने लॉटरी की टिकट जीता है, लॉटरी में टिकट जीता है और फॉरेन कंट्री में जीता है, तो वहां पे जो 1 करोड़ के ऊपर जो टैक्स बनता है, से एग्जांपल 10%, 20% डिपेंड करता है, नहीं भी करता है, 20% उनका अगर मान लो टैक्स बनता है, तो 1 करोड़ में से 20 काट के 80 लाख रुपए इंडिया में रेमिट हो जाएगा। जैसे इंडिया में आएगा, इंडिया के ऊपर जो, क्योंकि इनकम 80 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगा इंडिया में, अगेन 1 करोड़ के ऊपर इनकम मानी जाएगी, 1 करोड़ की इनकम मान के फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, और क्योंकि और उस पे से एग्जांपल इंडिया में 30% टैक्स ब्रैकेट में वो आएगा, तो 30 लाख रुपए प्लस एजुकेशन खर्चा और छोड़ के बात कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए का टैक्स बनेगा, तो 30 लाख रुपए उसको और देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारी कंट्री और जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ ट्रीटी है, डबल अवॉइडेंस एक्ट है, तो ट्रीटी का डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट ट्रीटी हाँ, है ना? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, यानी एक ट्रीटी है जो हर कंट्री के साथ, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी कंट्री के साथ इंडिया के ट्रीटी है ऑलमोस्ट जी। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो टैक्स वहां गया है, तो उस टैक्स का क्रेडिट इंडिया गवर्नमेंट दे देगी। मतलब इंडिया में 30 लाख रुपए टैक्स बनता है, 30 में
पूरा कैलकुलेट तो 30 लेगी, लेकिन जो 20 लाख रुपए वहां पे टीडीएस के रूप में वहां काट लिया गया है, उसका सेट ऑफ कर देगी, 20 लाख रुपए का क्रेडिट दे देगी, मतलब अपनी जेब से उसको 10 लाख रुपए इंडिया में और देना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, जो दोनों का फर्क होगा वही। एक्सेस इतना है। अच्छा सर, एक जी। चीज इसमें, एक एक तो ये हुआ कि 20 लाख वहां दिया तो यहाँ 10 ही लाख देना पड़ेगा। अब फर्ज कीजिए कि उसको वहां 1 करोड़ पे 40 लाख टैक्स देना पड़ा। अब भारत के कानून के हिसाब से 30 ही लाख टैक्स बनता, तो क्या उसको 10 करोड़ वापस मिल जाएंगे? नहीं, जो एक्सेस टैक्स है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना इंडिया में टैक्स बनता है। अच्छा, तो मतलब इनको यहाँ 0 देना पड़ेगा, जो देना पड़ा वहीं देना पड़ा। जी जी, रियल में यहाँ की इनकम में जुड़ेगा और टैक्स कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेट में उतनी की रिबेट या मिल जाएगा जितना इंडिया में बनता है। ओ, अगर इससे एक्सेस कटा हुआ है उसका रिबेट या सेटअप नहीं मिलेगा। अच्छा। सर एक लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हाँ, हूँ, बिल्कुल। वो ये कि नेपाल में कुछ लोग जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कैसीनो वगैरह बहुत होते हैं, और इसका मुझे स्टेटस पता नहीं है कि गोवा में भी कैसीनो है, वैलिड है या नहीं है। सर थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। शायद नॉर्थ ईस्ट में भी कैसीनो वगैरह होते हैं, तो कैसीनो में नेपाल में जो कमाई होती है उसका क्या प्रावधान होगा, और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर हमारे गोवा में या नॉर्थ ईस्ट में कैसीनो वगैरह में कमाई होती है तो वो किस श्रेणी में आएगा उसकी कमाई? देखिए, गोवा में कैसीनो अभी भी चल रहे हैं जी सर। और कुछ वो गेम है, और मैंने बताया ना, कोई भी गेम जो है वहाँ के राज्य सरकार ने अलाउ कर रखा है, उसको वैलिडेट किया हुआ है। जिस चीज को कानून के दायरे में किया गया है तो वो तो वैलिड है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सब कानून के थ्रू ड्राइवन है। जैसे अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले एक लॉटरी टिकट की बात की कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में लॉटरी टिकट बैन है, बट किसी स्टेट में अगर वो बैन नहीं है तो वैलिडेट करता है। इसी तरीके कैसीनो भी अगर हर जगह बैन है एक्सेप्ट गोवा वगैरह में चल रहा है, अगर वहां बैन नहीं तो वैलिडेट करता है सर। और ऐसी इनकम पे टैक्स अगर कोई जीतता है, एग्जाम्पल वहां जाके कैसीनो में गेम खेलता है और उसको लाखों रुपए की इनकम, करोड़ रुपए की इनकम होती है, जीता है, तो सबके सब टैक्स के दायरे में आएंगे, उस पर टैक्स को इनकम टैक्स वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। आप सट्टे बाजारी से इनकम जीत के ला रहे हो या बिजनेस करके पैसे ला रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो सर एक क्लोजिंग रिमार्क आपका हो जाए शिशिर जी, चूंकि अभी जैसा आपने पहले भी कहा कि आज अदालत में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है, अब देखना होगा, उस पर हम बाद में ही कुछ जानकारी देंगे, खबर बताएंगे कि भाई क्या कुछ जो चैलेंज किया गया है। रिपोर्टिंग हमारे सुप्रीम कोर्ट के करस्पॉन्डेंट ने कुछ बताया नहीं है जी, इसलिए यहाँ उस पर चर्चा करना मेरे ख्याल से बेमानी होगी, लेकिन जैसे ही उस पर कुछ आता है तो हम निश्चित रूप से उस पर भी एक अलग से हम धन की बात का शो कर सकते हैं। जरूर। कमलेश सर, मैं इसमें एक बात बताऊंगा कि अगर इस तरह की कोई भी गेम जो बैन है पहले से, या किसी भी, क्योंकि हर गेम वो नहीं है, अगर पीएमएलए के दायरे में आता है तो चाहे अगर उन पे टैक्स जो होता है वो पीएमएलए और इनकम टैक्स दोनों अलग अलग चलते हैं, यानी ईडी की जो कार्रवाई है, इनकम टैक्स की कार्रवाई दोनों अलग अलग चलेंगे, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। इनकम टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो ब्लैक मनी वाइट हो गई है। ओके। यानी अगर आपका सोर्स, अगर किसी ने चोरी का पैसा लिया, फोर्जरी बिल से पैसे लिए, या कोई फ्रॉड करके पैसे लिए, उसके ऊपर इनकम कमा के टैक्स जमा कर रहा है, उससे प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम लिया, रेंटल इनकम डिस्क्लोज कर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नहीं बोल रहा है, पुराना चला आ रहा है कितने साल में। लेकिन अगर ये पीएमएलए को पता लगता है, ईडी को पता लगता है कि ये पैसा जो है वैलिड नहीं है और सोर्स इलीगल है, ऐसे केस में उस पे पीएमएलए की कार्रवाई चल सकती है, और वो प्रोसीड ऑफ क्राइम की केस में अगर उनको असेट्स मिल जाता है, वो उसको अटैच कर सकते हैं प्रॉपर्टी और उसे कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, उसपे जो प्रोसिक्यूशन वगैरह जेल वेल करने का वो काम हो सकता है। तो ये ना समझे कि अगर मेरा कोई इनकम है, अगर फोर्जरी से इनकम कमाई हुई है, किसी और रीजन से, अगर मैं इनकम टैक्स जमा करके अपने आप को ये ना सेफ मानो कि ये मैं सेफ हूँ, अगर गलत तरीके से किसी ने पैसे को अर्ज किया है तो वो अगर उस पर पीएमएलए की कार्रवाई एप्लीकेबल है।
कमलेश सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज धन की बात की इस एपिसोड में आपने हमारे साथ हमारे व्यूअर्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर दी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन की बात के आज के इस एपिसोड में कमेंट करके अपनी ज़रूर राय रखिएगा और नवभारत टाइम्स की तमाम महत्वपूर्ण वीडियोस के ज़रिए आप अपनी नॉलेज और आप अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।